लास्ट में जो बैठे हैं भैया, आवाज ठीक है? थैंक यू। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने समाज में व्यवस्था के तहत शिक्षा पर बात की थी। अभी हम आगे थोड़े और जो आयाम हैं उन पर भी थोड़ी बात कर देते हैं कि दूसरा आयाम जिस पर हम बात करने वाले वो है न्याय सुरक्षा का। आप देखिए कि न्याय का लक्ष्य क्या है हमारा। भविष्य में कभी अन्याय ना हो, हम एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक जी सकें, ये हम चाहते हैं, या अपराधी को सिर्फ सजा मिल जाए इतना भर हम चाहते हैं? अन्याय ना हो यही हम चाहते हैं। तो ये दिखता है कि हमारी जो मूल चाहना है वो तो अन्याय ना हो, नकारात्मक भाषा में कहें तो अन्याय ना हो, सकारात्मक भाषा में कहें तो एक दूसरे के साथ न्यायपूर्वक हम जी सकें, न्याय हो सके, ये हमारी चाहना है, ये हमारी कामना है। हम सिर्फ अन्यायी करने वाले को, अन्याय करने वाले अन्यायी को सजा देना भर नहीं चाहते। मूल लक्ष्य तो हमारा ये है कि न्याय हो सके। और न्याय का मतलब क्या है उसको अगर देखेंगे तो मानव मानव के साथ संबंधों को पहचान सके, संबंध में जो विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, ये भाव जो हमको सहज रूप में स्वीकार है एक दूसरे से, इसी को मूल्य कहा है कि मानव मानव संबंध में विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, ये जो मूल्य या भाव हमको सहज रूप में स्वीकार होता है, उन्हीं को हम एक दूसरे के साथ निर्वाह कर सकें, निभा सकें, उन मूल्यों के साथ जी सकें। तो संबंध पहचान में आता है तो मूल्यों से जीना हो सकता है। संबंध ही पहचान में नहीं आए तो मूल्य कहां से आएंगे? तो संबंध की पहचान हो सके, मूल्यों को निभा सके, और जो मूल्य हम निभाते हैं, जो भाव हम एक दूसरे के साथ निभाते हैं, उसका आकलन भी हम करते ही हैं। तो हम अपने लिए भी आकलन कर सकें कि मैं ठीक भाव से जी पाया कि नहीं, और आपका आकलन तो हम करते ही रहते हैं कि आप ठीक जी रहे हैं कि नहीं। तो आप मेरे साथ विश्वास, सम्मान, स्नेह कर रहे हैं कि अविश्वास, अपमान और विरोध कर रहे हैं, इसका हिसाब तो हम लगाते ही रहते हैं। हम भी वैसा जी रहे हैं कि नहीं, ये हिसाब भी लगा सकें, तो दोनों का मूल्यांकन कर सकें, अपना भी अगले का भी। इस आधार पर ठीक जी करके हम खुद भी तृप्त हो सकें, खुद भी सुखी हो सकें, दूसरे के भी तृप्ति का, सुख का कारण बन सकें, ये न्याय का मतलब है। और इसके लिए दोनों काम दिखता है। पहला दिखता है कि बचपन से ही वो तैयारी हो हमारी कि अन्याय हो ही नहीं समाज में। अन्याय जो कोई कर रहा है आज के दिन, वो 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, 60 साल की उम्र में कर रहा है। 5-7 साल का बच्चा अन्याय के नाम पर इतना ही कर सकता है कि 2 टॉफी एक्स्ट्रा खा लेता होगा, किसी का एक पेंसिल उठा के रख लेता होगा, ठीक है, किसी को थोड़ा धक्का मार देता होगा, इतना ही तो अन्याय करता होगा। इससे ज्यादा तो अन्याय करने का जगह नहीं है उसमें, कि नहीं। समाज के अरबों खरबों करोड़ के घोटाले वो नहीं कर रहा है, ठीक है, लोगों को मदद करने का, हिंसा का काम वो नहीं कर रहा है, बड़ी बड़ी चोरियां और डकैतियां वो नहीं कर रहा है। तो छोटा बच्चा जो है गलती और अपराध हो ही नहीं रहा है, बड़े होते समय ही उसका शुरू से न्याय को समझने पर और न्यायपूर्वक जीने पर ध्यान जा सके। वो जो छोटा बच्चा बड़ा हो रहा है धीरे धीरे, उसका न्याय को समझने पर और न्यायपूर्वक जीने पर ध्यान जा सके। बेटा, हम तुम्हारी क्लास में आके भी हल्ला करेंगे, तुम्हारी क्लास में भी आके हल्ला करेंगे हम,
तो न्याय की जगह पर बचपन से ही वो बड़ा होते समय ही वो संबंधों को ठीक ठीक पहचान सके। संबंध में जो भाव हैं, विश्वास, सम्मान, स्नेह, प्रेम, कृतज्ञता, इन भावों को समझ करके जीने का काम कर सके, इसकी जरूरत दिखती है। न्याय को इंश्योर करने का पहला जगह तो वही है, ताकि ये अपराध की संभावना ही समाज से खत्म हो जाए। ये बात पकड़ में आती। दूसरा जगह यह है कि अपराध हो ही रहा है तो उसके सजा के लिए जो भी करना हो हम करें। उसके लिए तो धारा, कानून, संहिता सब आईपीसी की बना ही रखें। उसके साथ साथ उसमें सुधार का भी काम हो सके, इसके लिए भी कुछ समय और प्रयास लगा सके। तो हम चाहे जेल में रखती है उसको, जेल में रखने का मतलब क्या है? बेसिकली समाज से अलग थलग करके उसको हमने कन्फाइन कर दिया, रोक दिया, इतना ही तो मतलब है। अगर उनके ठीक समझने जीने का काम नहीं होगा, उसके लिए प्रयास नहीं होगा, तो जेल में भी उत्पात मचाते रहते हैं एक दूसरे के साथ, और बाहर निकलते हैं तो पहले से ज्यादा बड़े अपराधी और शातिर वो होके निकलते हैं, और पूरे समय दूसरे से बदला लेने की भावना रहती है कि जिनके कारण हम यहाँ पहुंच गए, अभी लौट के उनसे हिसाब चुकाना है, हिसाब करना है, उधार न रह जाए। तो न्याय की जगह पर ये दोनों काम का महत्व दिखता है। ठीक समझने जीने का काम समाज का सामान्य नागरिक कर सके ताकि अपराधी ना हो, इस पर भी काम हो सके। और फिर अगर अपराध हो ही रहा है तो उसके सजा के लिए जो करना हो करें, दंड के लिए जो करना हो कर ही रहे हैं, करें। उसके सुधार के काम को अगर नहीं करेंगे तो जेल में रहते हुए उत्पात होता है। तो जेल की व्यवस्था देखने वालों के लिए सबसे बड़ा काम हो जाता है ये कैदियों को संतुलित करके रखना। उनके आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट की जो घटनाएं होती रहती हैं, उसको संभालना और उसके लिए पनिशमेंट देते रहना, वो जेल के अंदर भी चलता रहता। बड़ा काम है वो। और जब बाहर निकलते हैं 3 साल बाद, 1 साल बाद, 6 महीना बाद, 5 साल बाद, 7 साल बाद, 14 साल बाद, तो अगर उनमें सुधार और बदलाव का काम नहीं हुआ है तो लौट करके वो उन्हीं अपराधों को फिर से करने वाले। तो जेल ना बनाए हम ये नहीं कह रहे हैं, सजा ना दें हम ये नहीं कह रहे हैं। हम कह रहे हैं जेल बना करके भी, उसमें बंद करके भी उसके साथ क्या करेंगे इस पर कुछ सोचेंगे कि नहीं। और उसके पहले अपराध की नौबत ही नहीं आए, इसके लिए समाज में काम करेंगे कि नहीं। तो न्याय का ये मतलब है। और सुरक्षा का मतलब है मानव जो शेष प्रकृति है। शेष प्रकृति का मतलब मानव के अलावा जो प्रकृति है, हवा, पानी, मिट्टी है, पेड़ पौधा है, पशु पक्षी है, उसको शेष प्रकृति कह रहे हैं। तो शेष प्रकृति का मतलब मानव के अलावा। मानव का मानव के साथ जो संबंध था वो न्याय में हमने देखा। मानव का मानव के अलावा जो शेष प्रकृति है उसके साथ संबंध की पहचान और मूल्यों का निर्वाह। यहाँ पर क्या मूल्य है? जब शेष प्रकृति के साथ जीने जाते हैं तो उसका सदुपयोग करना, उसका संरक्षण करना और उसका पोषण या संवर्धन करना। तो उसका पोषण या संवर्धन यानी उसका इनरिचमेंट, उसका संरक्षण यानी उसका प्रोटेक्शन और उसका सदुपयोग यानी उसका राइट यूटिलाइजेशन। ये तीनों मूल्यों के साथ, ये तीनों भावों के साथ जब हम जीते हैं तो हमारा जीना ठीक होता है। तो मूल्यांकन करके जब हम देखते हैं इसको कि हमने ठीक जिया कि नहीं जिया, उसका जब मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं, तो दिखता है कि हमारी समृद्धि और प्रकृति की भी समृद्धि हो रही है, तब तो हम सुरक्षा कर पा रहे हैं। हमारी समृद्धि ना हो या प्रकृति दिनों दिन खराब होती चली जाए तो सुरक्षा तो नहीं हो रही है।
तो न्याय से जीते हैं तो मानव मानव संबंध ठीक हो जाता है। सुरक्षा से जीते हैं तो मानव का बाकी प्रकृति के साथ संबंध ठीक हो जाता है। तो न्याय से जीने से मानव मानव संबंध ठीक होता है। सुरक्षा से जीने से मानव का बाकी प्रकृति के साथ भी संबंध ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है। अभी के पूरे न्याय संहिता को देखेंगे तो जाने अनजाने वो दंड संहिता है जिसमें किस किस तरह की गलती के लिए कौन कौन सी सजा दी जाएगी, इसका तो बहुत डिटेल में वर्णन है, जिक्र है। तो ये गलती तो ये सजा, ये पूरा लिस्ट है हमारे पास। लेकिन उस गलती में सुधार का और वो गलती ही ना हो उसके लिए पहले काम करने का, इसकी जरूरत है कि नहीं है? नहीं तो हम समय के साथ सजा कठोर से कठोर करते चले जाते हैं, अपराध रुकता नहीं है। और बहुत सारे अपराध तो ऐसे हैं जो समाज के होते हैं तो पता चल जाते हैं। परिवार के अंदर होने वाले बहुत सारे अन्यायों का तो बाहर पता भी नहीं चल पाता है लोगों को, क्योंकि हम सब कहीं ना कहीं अपने सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा को बनाए और बचाए रखने की जगह से, ठीक है, ड्राइंग रूम में मुस्कुराता हुआ चेहरा लेके ही आते हैं, बाहर समाज में निकलते हैं तो एक मुस्कुराता हुआ चेहरा ही प्रस्तुत करते हैं। बाहर कितना भी उसको प्रस्तुत करने का काम कर दे, परिवार में अगर एक दूसरे के साथ संबंध पूर्वक जीने का काम नहीं हो रहा है तो उसकी घुटन, उसकी अतृप्ति हम आप झेलते ही। बाहर के अपराधों के लिए तो हम फिर भी धरना प्रदर्शन कर लेते हैं, आंदोलन कर लेते हैं, विरोध कर लेते हैं। घर में होने वाले बहुत सारे अपराधों के लिए उसकी जगह भी नहीं दिखती, उसकी जगह भी नहीं दिखती। और हम में से बहुत सारे लोग जाने अनजाने परिवार में होने वाले उन अन्यायों के किसी न किसी तरह से हिस्सा बने हुए। इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। अभी की स्थिति तो ये हो गई है कि समाज में अपराध होते हैं, हम कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना प्रदर्शन विरोध करते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाते हैं, जो अच्छा से अच्छा भी करते हैं तो ये करते हैं, नहीं कर रहे हैं तब तो 20 साल तक लटके रहेंगे, मरने के बाद सजा आएगी, फैसला आएगा। लेकिन अच्छा से अच्छा भी जो करते हैं वो कैंडल मार्च निकालते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, ठीक, फास्ट ट्रैक कोर्ट से जल्दी सजा दिलाने की बात कर देते हैं। बट उन सजाओं के बावजूद भी अपराध होता ही रहता है, क्योंकि उसमें सुधार की प्रक्रिया पर हम नहीं सोच रहे हैं, नहीं काम कर रहे। और वो बच्चा जो 12, 15, 18 साल बाद अपराधी और आतंकवादी बनता है, उसको शुरू से ठीक जीने की प्रक्रिया के लिए, न्याय को समझ सके और जी सके, उसके लिए काम नहीं के बराबर कर रहे हैं। जिसे अपराध करने से पहले उसके परिणामों को बता दिया जाए कि ऐसे काम करोगे तो तुमको ये परिणाम भुगतना पड़ेगा, तो एक रोकथाम का उपाय होगा। जी दीदी, उसमें इतना ही होता है कि जो परिणाम बताया जाता है वो परिणाम उस अपराध को करते समय ध्यान में रहेगा तब तो रुकेगा। उसको करते समय वो सजग रह सके कि सुख मिलेगा 2 मिनट, सजा मिलेगी 14 साल। परिणाम तो मालूम है पहले से। वही तो मुद्दा फिर उस सजगता को बढ़ाने का है। अगर उस गलती को करने के पहले ये दिखना शुरू हो जाए ना, होश में रहना शुरू हो जाए कि सुख मिलेगा 15 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, सजा होगी 14 साल,
ये दिखना शुरू हो जाए ना तो हिसाब लगा सकता है कि ये 15 मिनट का सुख और 14 साल के दुख में कौन ज्यादा है कौन कम है, हिसाब लगा सकता है। उसमें भी कितना सुख मिल रहा है उसका भी हिसाब लगाया जा सकता है। तो परिणाम के रूप में, कंसिक्वेंस के रूप में जो होने वाला है उसको अगर उस समय रह के वो सजगता से देखने का अभ्यास करा सकें तब तो काम आएगा। नहीं तो बाद में तो आदमी बैठ के पछताता है, नहीं करते तो ज्यादा अच्छा था, ज्यादा अच्छा था। और भयंकर रूप लेके सामने आता है ना। ऐसे ही दुख को देखने जाएंगे ना तो ये भी दिखता है कि इस तरह के अपराध और मनमानी को करते हुए अगर ऑब्जर्व करने जाएंगे ना तो ये दिखेगा कि प्रक्रिया के दौरान भी हम दुखी हो रहे होते हैं। आप दूसरों से छिपा करके, चोरी करके कुछ भी करना चाहते हैं ना, एक भय लगातार अपने अंदर बना रहता है। देखना, ये देखने में मदद करना मुख्य बात है। ये देखना शुरू करें ना तो दिखेगा कि दूसरों से छुपा के, ठीक है, हम कोई भी काम करने का सोचते हैं, जिस समय से सोचना शुरू करते हैं ना उसी समय से मन में एक भय, एक विरोधाभास चलना शुरू हो जाता है, चलना शुरू हो जाता है। उसी समय से एक शंका शुरू हो जाती है, कोई देख लेगा तो क्या, पकड़े जाएंगे तो क्या, ऐसा हो जाएगा तो क्या। और करते हुए पूरे समय हम उस भय में रहते हैं। वो भय का दुख दिखना शुरू हो जाए ना तो दिखेगा कि सुख पाने की उम्मीद में, भविष्य में सुख मिलेगा, इस उम्मीद में हम वर्तमान में बहुत सारा दुख झेल रहे हैं। ये दिखना शुरू होगा कि प्रक्रिया के दौरान भी दुख है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बाद में दुख मिलेगा। उस दौरान भी ऑब्जर्व करने जाएंगे तो दिखेगा कि अपने लिए लगातार दुख पैदा कर रहे हैं। भय की स्थिति में होना दुख है। किसी भी 2-4 को पता चलता जाता है कि आप ठीक नहीं करते तो आपके साथ विश्वास पूर्वक जीने का काम कम होता जाता है, सम्मान कम होता जाता है, स्नेह कम होता जाता है, हर आदमी आपसे दूरी बनाता जाता है। तो जो हम जीना चाहते हैं विश्वास, सम्मान और स्नेह जैसे भाव से, मैत्री और आत्मीयता जैसे भाव से, उसकी कमी होती चली जाती है, कमी होती चली जाती है। तीसरा ये होता है कि समय के साथ जितना ज्यादा हम किसी गलत काम को करते हैं ना, उसकी प्रवृत्ति, उसका कुसंस्कार धीरे धीरे उतना मजबूत होता जाता है। तो आप पहले दिन सिगरेट पिए हैं ना, आप छोड़ सकते हैं आसानी से। साल भर से पी रहे हैं तो और कठिन हो जाता है। 10 साल से पी रहे हैं तो बहुत लोग कहते हैं अब तो मरने के बाद ही छूटेगा। तो जिन अपराधों को जितना ज्यादा हम करते जाते हैं, धीरे धीरे दिखता है कि हम उतने ज्यादा दलदल में फंसते चले जाते हैं समय के साथ। तो हमारी प्रवृत्ति खराब होती चली जाती है, संस्कार खराब होता चला जाता है, कुसंस्कार और मजबूत होता चला जाता है। तो जब भी उसको ठीक करना चाहेंगे ना, उतनी ज्यादा मेहनत लगेगी, ये पहचानना जरूरी है। एक रुमाल पे अगर आपने एक के बाद एक 10 गांठ लगाई है तो खोलना भी तो 10 को ही पड़ेगा। 12 लगाई है और कभी उसको खोलना चाहेंगे तो पूरी 12 गांठ ही तो खोलनी पड़ेगी। तो ये दिखना शुरू हो जाए ना कि जितने तरह के भी अन्याय और अपराध हम करते हैं, चाहे समाज में करें चाहे परिवार में करें, इवन गुस्सा करने की भी जो आदत है, जितना ज्यादा उस आदत में डूब गए हैं उतना दिखाई भी नहीं देता है कि हम गुस्सा कर रहे हैं। जितना अपमान पूर्वक बोलने का आदत लग जाता है उतना पता भी नहीं चलता है कि ये बोलने में अपमान हो रहा है। अगले को चोट लगती रहती है, अगला इरिटेट होता रहता है, हमको लगता है हम तो ठीक ही जी रहे हैं। जितना निर्णय लेकर के दूसरे पर थोपने की आदत हो गई है, हमको पता भी नहीं चलता है कि हम निर्णय लिए जा रहे हैं लगातार और अगला उसमें परेशान हो रहा है, अपने को महसूस कर रहा है ऐसा कि हमारा तो कोई वैल्यू ही नहीं है। हमको पता ही नहीं चलता। जितना ज्यादा वो कुसंस्कार मजबूत होता जाता है, जितना ज्यादा वो प्रवृत्ति मजबूत होती जाती है, उतना ये प्रॉब्लम बढ़ता हुआ दिखाई देता है।
तो ये दुख को देखना शुरू करेंगे ना, कंसिक्वेंस में दुख देख सकते हैं, परिणाम में दुख देख सकते हैं। उस प्रक्रिया के दौरान भी जो भय बना रहता है, जो आपसी विश्वास, सम्मान, स्नेह खत्म होता चला जाता है, इस रूप में दुख देखा जा सकता है। और बाद में भी देखेंगे तो हमारी वो प्रवृत्ति, वो कुसंस्कार और खराब होता है, और ज्यादा मजबूत होता है, और ज्यादा उलझता है, हम उस दलदल में और ज्यादा घुसते चले जाते हैं, ये दिखाई देता है। जब तक आदमी जेल नहीं गया होता है ना, तब तक उसको जेल जाने का भय होता है। एक बार दो के आ गया ना कुछ अपराधों से, फिर वो निश्चिंत हो जाता है कि बस देखा हुआ जगह है, घूम के आ जाएंगे। और सब सेटिंग वहां भी करके रखता है कि मोटा मोटा कैसे चीजें ठीक चले। तो ये दिखना जरूरी है, और होश रहेगा ना, काम को करने के पहले वो होश रहना शुरू हो जाए इन चीजों के ऊपर कि परिणाम में क्या मिलने वाला है, प्रोसेस में क्या मिलने वाला है, लौट करके ये प्रवृत्ति या कुसंस्कार और मजबूत होगा कि नहीं, इस रूप में हम ज्यादा उलझेंगे कि नहीं, ये दिखना शुरू हो जाए ना, तो रुक पाएगा। होश चाहिए उस समय का। उसके लिए बच्चों के साथ निरंतर कम्युनिकेशन, या वो क्या रिएक्शन कर रहे हैं, ये देखना जरूरी है। जी, उनको हर काम को करने के पहले उसके फल परिणाम को सोचने का, विचार करने का आदत डलवाएंगे तो डलेगा। किसी भी काम को करने के पहले रुक करके सीधा संवेदना में अच्छा लग रहा है इसलिए कूद पड़े, उसकी जगह रुक करके उसका फल परिणाम को देखने का, जांच परख करने का, प्रक्रिया के दौरान कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, ये हिसाब लगाने का, लौट करके ये कुसंस्कार और मजबूत होगा कि कमजोर होगा, ये हिसाब लगाने का काम करने के पहले करने का प्रैक्टिस डालेंगे तो हो पाएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं होगा। बढ़िया विचार करते रहा जाए इस पर। हम स्वास्थ्य पर भी थोड़ा बात कर देते। बस अगली स्लाइड है, एक एक बढ़ाते जाएंगे, आपको मिलता जाएगा। एक चिंतन छोड़ना चाहता हूँ, इसे अच्छा और बुरा कार्य, इसकी पहचान शास्त्रों के आधार पर मैंने जानी है, वो ये है कि गलत काम वो है जिसमें भय, शंका, लज्जा होती है, वही गलत काम है। जिसमें भय, शंका, लज्जा नहीं होती, प्रसन्नता होती है, अच्छा लगता है, वो अच्छा काम है। जी बढ़िया। ऐसे ही स्वास्थ्य संयम देखेंगे ना, तो ये सवाल भी जो मैं शुरू से पूछता रहता हूँ उसको फिर पूछ लेता हूँ कि आप क्या चाहते हैं। आप बीमार पड़े, 5 मिनट में एम्बुलेंस आ जाए, 15 मिनट में हॉस्पिटल पहुँच जाए, आधे घंटे में ऑपरेशन हो जाए, 1 सप्ताह आईसीयू में भर्ती रहे, ठीक, फिर लौट के 3 महीना दवा खाएं, 3 महीना बाद फिर बीमार पड़ जाएं और ये साइकिल घुराता रहे, ये चाहते हैं कि स्वस्थ रहना चाहते हैं? ये बात समझ में आती? तो मुद्दा सिर्फ बीमारियों का इलाज नहीं है, वो तो मजबूरी है, बाध्यता है कि बीमार हो गए हैं तो करेंगे। चाहते तो हैं हम स्वस्थ रहना कि नहीं? एक बार ये समझ में आता है ना कि स्वस्थ रहना हम चाहते हैं, तो स्वास्थ्य का मतलब है शरीर के जो अंग अवयव हैं उसमें तालमेल बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है, तो स्वास्थ्य। शरीर का जो भी ऑर्गन खराब होना शुरू हो जाए, ठीक, तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। हमने ये भी देखा कि शरीर से जो भी काम हम करते हैं
उसका निर्णय मैं पहले लेता हूँ। तो अगर किसी पार्टी में हम गए हैं और खाना रखा हुआ है तो उसमें से क्या उठा के मैं खाऊंगा, ये निर्णय मैं लेता हूँ कि शरीर लेता है? मैं लेता हूँ। ठीक है, मैं लेता हूँ। ठीक है, कब सोना है कब नहीं सोना है ये निर्णय शरीर लेता है कि मैं लेता हूँ? ठीक है, तो ये दिखना जरूरी है कि सोना जगना उठना बैठना खाना पीना ये सब का निर्णय लेने का काम मैं कर रहा हूँ, शरीर उसके हिसाब से चलता है। तो अगर शरीर को हम स्वस्थ रखना चाहते हैं तो पहले स्वयं में शरीर के पोषण का, संरक्षण का, सदुपयोग का भाव होना जरूरी है, जिसको संयम के रूप में पहचाना है। मैं में संयम नहीं हो, संयम का मतलब शरीर के पोषण, संरक्षण, सदुपयोग की स्वीकृति नहीं हो, हम ऐसी चीजें खाएं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, हम ऐसी चीजें खाएं जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, ऐसा उठने जगने सोने बैठने का रूटीन बनाए जो शरीर के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, शरीर स्वस्थ रह पाएगा क्या? तो ये दिखना जरूरी है कि मैं में संयम का भाव पहले महत्वपूर्ण है, फिर शरीर में स्वास्थ्य हो सकता है। इसीलिए स्वास्थ्य के कार्यक्रम के लिए देखेंगे ना तो मैं का संतुलित रहना, स्वयं का संतुलित रहना, ये एक मूलभूत जरूरत है। अभी भी आप देखिए, किसी बात को लेके तनाव हो जाए, किसी बात को लेके टेंशन हो जाए, कंफ्यूजन में हो जिंदगी में क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है, जो वातावरण हो उसमें आप घुटन महसूस कर रहे हो, आपको आपकी नींद पर फर्क दिखाई देगा, नींद पर फर्क दिखाई देगा, भूख पर फर्क दिखाई देगा, पाचन पर फर्क दिखाई देगा, सांस की गति क्रोध आने से बदल जाती है, हृदय की गति नाड़ी जो हम मापते हैं वो बदल जाता है। तो ये दिखता है कि मैं में समस्या होते ही शरीर का बिगड़ने का काम शुरू हो जाता है। तो भूख, प्यास, नींद, पाचन, हृदय की धड़कन, सांस की गति, ये सब बदलने लगती है मैं के परेशान होते ही। आजकल लोग मॉडर्न साइंस में इस पर भी बहुत अध्ययन कर रहे हैं कि ये मन के भाव और विचार का ये जितने ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी से लेकर के थायराइड से लेके बाकी सब, इसके सिक्रेशन पर भी प्रभाव पड़ता है कि ये जो हार्मोनल ग्लैंड्स हैं जितने, ये सब मैं के भाव और विचार से जुड़े हुए। आधुनिक स्टडी तो 80 से 90% बीमारियों के बारे में ये मानती हैं कि वो मन से शुरू होती है। साइकोसोमेटिक डिजीज कहते हैं उसको, कि साइकी से शुरू होता है, मन से शुरू होता है, फिर सोमेटिक शरीर में आता है, सोमा में आता है। तो मन का ठीक होना ये पहली जरूरत है। फिर उसके बाद आहार में भोजन, पानी, हवा, इन चीजों का ठीक होना जरूरी है। आहार का मतलब जो चीजें हम ले रहे हैं शरीर को स्वस्थ रहने की दृष्टि से बाहर से, उसका ठीक होना जरूरी है। इसी तरह से दिनचर्या का, सोने जगने के समय का, उठने बैठने के पोस्चर का, ऋतु के हिसाब से ध्यान रखने का, इस विहार की भी जरूरत दिखाई देती है। ऐसे ही शरीर देखेंगे तो हर शरीर एक निश्चित मात्रा में श्रम करने के लिए बना हुआ है। शरीर से अगर एक निश्चित मात्रा में श्रम करने का काम नहीं करेंगे तो शरीर बीमार होने ही वाला है, परेशान होने ही वाला है। शरीर से श्रम करने का भूख लगने से भी संबंध है कि हमारा पाचन उतना बेहतर होता है, डाइजेशन उतना बेहतर होता है अगर हम शरीर से श्रम करते हैं तो हमारे पाचन का, भूख का भी शरीर के श्रम करने से संबंध है। तो ऐसा श्रम कर सके जिससे कुछ वस्तु का उत्पादन होता हो, बहुत अच्छी बात है।
खेती से हो जाए, बागवानी से हो जाए, गौशाला से हो जाए, गमले में कुछ लगा के हो जाए, ठीक, घर की साफ सफाई हो जाए, अच्छी बात है। वो नहीं होता है तो कम से कम व्यायाम ही कर सके। अगर शरीर से कुछ उत्पादन करने वाला श्रम करने का अवसर नहीं हो तो व्यायाम कर सके, आसन प्राणायाम कर सके, एक्सरसाइज कर सकें, आसन प्राणायाम कर सकें, इसकी जरूरत दिखाई देती है। ये सबसे भी ठीक नहीं होता हो तो घर में जो सामान्य रूप से उपलब्ध मसाले हैं, आसपास जो उपलब्ध पेड़ पौधे हैं, उनको औषधि के रूप में पहचान के यूज करने की जरूरत है। ये सबसे भी नहीं ठीक होता हो तो लास्ट में सर्जरी एक ऑप्शन है। शल्य चिकित्सा जिसको कहते हैं, सर्जरी जिसको कहते हैं, वो एक ऑप्शन है जिससे काम किया जाए। जब स्वास्थ्य को केंद्र में बनाते हैं ना तो ये दिखता है कि करने लायक काम फिर ये है कि हम अपने मय को संतुलित रख सकें, आहार ठीक रखें, विहार ठीक रखें, श्रम व्यायाम आसन प्राणायाम का प्रयोग करें और इमरजेंसी हो तो घरेलू औषधि का प्रयोग कर लें। इतने तक में ही सारी जिंदगी ठीक चल सकती है या ज्यादातर भाग ठीक चल सकता है। इसमें एक बिंदु और जोड़ लीजिए जी, संतुलित विश्राम। ठीक कह रहे हैं। ये जो यहाँ लिखा है उसमें आशय वही है, श्रम और विश्राम का एक संतुलन चाहिए। सामान्य रूप से हम कहते हैं कि इतना श्रम शरीर से जरूरी है कि एक बार हल्का पसीना कम से कम आ जाए। कितना श्रम करें का उत्तर यही देते हैं कि इतना करें कि एक बार हल्का पसीना कम से कम आ जाए। तो कहना तो यही चाह रहे हैं, उसको यही जोड़ देंगे। श्रम और विश्राम का जो संतुलन है ना, वो संतुलन चाहिए। एक निश्चित मात्रा में श्रम शरीर के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। उससे कम करते हैं तो भी प्रॉब्लम है, उससे अधिक करेंगे तो भी शरीर क्षीण होगा। तो विश्राम की जरूरत तो है। तो संतुलित श्रम चाहिए, एक निश्चित मात्रा में श्रम चाहिए। क्षमता के आधार पर भी निर्णय करता है जी, जितनी क्षमता है उसमें। जी जी। तो बीमारी का अगर इलाज पे ही हम फोकस रहते हैं ना तो दवा और हॉस्पिटल पे हमारा ध्यान जाता है। बीमारी के इलाज पे अगर हम फोकस रहते हैं ना तो दवा और हॉस्पिटल पे ही हमारा ध्यान जाता है। तो आजकल बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं इसी हिसाब से कि हॉस्पिटल पास में हो, 5 मिनट में पहुंच जाए। अगर बीमारी का इलाज केंद्र में है तो दवा और हॉस्पिटल पर ध्यान जाता है। अगर स्वास्थ्य केंद्र में है ना तो हम ये देखना शुरू करेंगे कि ये चीजों की अनुकूलता ठीक हो सके, ध्यान हमारा इन पर होगा। स्वयं को ठीक रखने पे, आहार विहार को ठीक रखने पे, श्रम विश्राम के संतुलन पे, आसन प्राणायाम पे, घरेलू उपलब्ध औषधियों के प्रयोग पर ध्यान हमारा यहाँ होगा। अगर स्वास्थ्य पर ध्यान है तो, अगर बीमारी के इलाज पर ही ध्यान है तो दवा और हॉस्पिटल ही घूम फिर के आता है कि नहीं। दवा और हॉस्पिटल अगर केंद्र में है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जो करना होगा डॉक्टर करेगा और दूसरे लोग करेंगे, जिम्मेदारी उनके हाथ में चली जाती है। अगर आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम और स्वयं को संतुलित रखने की बात करेंगे तो ये जिम्मेदारी डॉक्टर लेगा कि हम सबको अपना अपना लेने की जरूरत है? क्या ठीक है? अपना अपना ही लिया जा सकता है, दूसरे का जिम्मेदारी तो नहीं ले सकते। आपको डायबिटीज हो रखा हो और आपको अपने खाने पर संतुलन नहीं हो, हम कितना देर हाथ पकड़ के रोक लेंगे? जैसे ही हम इधर उधर जाएंगे 2 मुट्ठी चीनी उठा के फाट लेते हैं लोग कि नहीं? वो दिखता है, रोकते भी है उनको तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि सहयोग है, उनको लगता है सीसीटीवी कैमरा हमारे सिर पे बैठ गया है, कब हटे यहाँ से। तो ये दिखना जरूरी है कि स्वास्थ्य अगर केंद्र में आता है तो स्वयं का ठीक होना, आहार विहार, श्रम व्यायाम, आसन प्राणायाम, इसका केंद्र में आना होता है।
और इसकी जिम्मेदारी हमारी होती है, ना कि दूसरे की। मैं खुद ही इसकी जिम्मेदारी ले सकता हूं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। मैं का स्वस्थ और प्रसन्न रहना इसलिए भी जरूरी है कि ये आहार विहार, श्रम, व्यायाम, आसन प्राणायाम करने के लिए जो उत्साह चाहिए ना, वो उत्साह तो मुझ में ही होगा, तभी तो करेंगे। मन डिप्रेस्ड पड़ा हुआ हो तो आदमी देर से ही नहीं उठता है। आसन प्राणायाम कौन करवाएगा उससे, और आहार विहार कौन ठीक करवाएगा? मन में अगर वो प्रसन्नता नहीं है, वो उत्साह नहीं है, नहीं हो पाता है। तो इतने पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। शिक्षा के बाद न्याय और स्वास्थ्य, दो बिंदुओं पर हम लोगों ने थोड़ा बात किया है। इस पर कोई भी प्रश्न हो तो बताइए। स्वस्थ शरीर के लिए हमें और मन को संतुलित करना, मन को स्मरण में रखना जरूरी होता है। जी जी, तब इसीलिए सबसे ऊपर लिख दिया उसको। व्यवस्थित या संतुलित मैं का होना यह मूलभूत जरूरत है। जब ये बात करते हैं स्वस्थ शरीर की, जी माइक, बात की जाती है स्वस्थ मन की, और बोलते हैं कि स्वस्थ मन स्वस्थ शरीर में ही हो सकता है। जबकि देखा जाए तो मन भी शरीर का हिस्सा है, स्थूल का ना सही, सूक्ष्म का सही। तो मन भी शरीर है और शरीर तो शरीर है ही, फिर क्या अंतर हुआ? वही जो आपने दो टर्म लगा दिया ना, स्थूल और सूक्ष्म, यही अंतर है कि अगर टेक्निकली भी पढ़िएगा तो सूक्ष्म शरीर इस शरीर को नहीं कहा है। सूक्ष्म शरीर के जो 19 कंपोनेंट सामान्य रूप से बताते हैं परंपरागत वे में, उसमें कहीं भी ये नहीं है। उसमें आप अगर देखिएगा, जी ठीक बताइए। बिल्कुल नहीं है, लेकिन बिना स्थूल शरीर के मन तो फिर भी रहता है, उस समय भी वो स्वस्थ ही होता है। होता है कि नहीं उसको देखते हैं, कल सुबह बात करेंगे। शरीर नहीं है जो मन में खराब विचार ला देता है, शरीर नहीं है जो मन में कंफ्यूजन ला देता है, शरीर नहीं है जो हमको बाध्य कर देता है 10 तरह के भोग करने के लिए। ये हमारे अपने संस्कार हैं, हमारी अपनी कुप्रवृत्तियां हैं, हमारी अपनी गलत इच्छाएं हैं जो शरीर को बाध्य कर देती है इन सारे चीजों को करने के लिए। तो हम अगर 10 तरह की उलझनों में उलझ रहे हैं तो इसलिए नहीं कि शरीर हमको बाध्य करता है, शरीर का मतलब स्थूल शरीर की बात कर रहा हूं, ये हमको बाध्य कर देता है। बाध्य तो हम यहां होते हैं अपनी इच्छा में, मान्यता के कारण इच्छा आ जाती है तो एक तरह से जीने लगता है। जिस दिन वो मान्यता हट जाती है जीना बदल जाता है, जीना बदल जाता है। तो शुरू जो दिखाई देता है होने का, वो तो यहां मैं से दिखाई देता है। शरीर तो उसके लिए एक साधन की तरह प्रयोग आता है। कल सुबह इस पर थोड़ा और बात कर देंगे मैं के संदर्भ में। अभी थोड़ा उत्पादन पर बात कर देते हैं। उत्पादन का लक्ष्य देखेंगे ना, ये उत्पादन कार्य के नाम पर जो भी हम कर रहे हैं उसका लक्ष्य क्या है? वस्तुओं का श्रम पूर्वक उत्पादन ये लक्ष्य है, या किसी भी तरह से दूसरों का शोषण करके घर में सुविधा इकट्ठा कर लें ये लक्ष्य? ठीक। और श्रम पूर्वक उत्पादन इसलिए लिखा है कि उत्पादन बिना श्रम के होता नहीं है। ठीक।
बिना श्रम के उत्पादन का प्रकृति में तो कोई डिजाइन नहीं है। ठीक। ब्याज में पैसा ही बढ़ता है, वस्तु नहीं बढ़ती है। उत्पादन की पहचान यह है कि वस्तु बढ़ता है, वस्तु बढ़ता है, ये उत्पादन की पहचान है। एक आधा उदाहरण तो निकल आएगा, ढूंढा जाए, देखा जाए। अभी घर घर में सोलर सेट लग रहे हैं, सोलर पावर जनरेटर सेट लग रहे हैं। हम में से कोई वहां श्रम नहीं कर रहा, बिजली बन रही है। ऐसा लगता है। दो कमेंट होगा हमारा इस पे। पहला तो ये कि सोलर प्लेट को बनाने में श्रम लगा है, श्रम लगा है, सोलर प्लेट को बनाने में श्रम लगा है। ठीक है, तो बिजली जो बन रही है वो सोलर प्लेट को बनाने के श्रम से लग रही है। पहला कमेंट तो ये करूंगा। दूसरा ये कि प्रकृति में सामान्य रूप से उत्पादन होता ही है। आम का पौधा कोई हम आदमी ने पहली बार तैयार किया ऐसा नहीं है। आम पहले से था, आदमी बाद में आया है कि नहीं। गेहूं, धान, चावल, ठीक है, अमरूद, चना, मसूर, ये पहले आए हैं, आदमी बाद में आया है। तो सामान्य जो प्रकृति में प्राणावस्था के बड़े होने की बात है, उत्पादन की बात है, वो सामान्य ढंग से तो होता ही है। आदमी इतना ही करता है कि उसको एक व्यवस्थित स्वरूप में जब कर देता है तो पर्याप्त वस्तुएं उसको मिल जाती है। जंगल में भी सामान्य रूप से फल होते ही है, लकड़ियां होती ही, ऐसा नहीं है कि आदमी जाएगा तब होगा। आदमी इतना ही करता है कि उसको एक व्यवस्थित ढंग से करता है तो बाढ़ लगा लेता है। उसी खेत में अगर आप खेती नहीं करेंगे तो हो सकता है क्विंटल भर गेहूं ना निकले। ठीक है, आदमी थोड़ा संतुलित ढंग से श्रम का काम कर देता है तो 10 क्विंटल गेहूं निकल जाता है, 20 क्विंटल गेहूं निकल जाता है कि नहीं। तो मनुष्य के उत्पादन का रोल इतना ही है, या मनुष्य के श्रम का रोल इतना ही है कि प्रकृति में जो स्वाभाविक रूप से उत्पादन हो ही रहा है उसकी जो अनुकूलता उपलब्ध है ही, उसमें थोड़ा अपना आहुति और दे देता है। भ्रम आदमी का यही है कि जो वो करता है ना वो मानता है वही महत्वपूर्ण है, बाकी तो सब व्यर्थ है। जबकि ये दिखता है कि खेती से लेके बाकी सभी काम में प्रकृति का बहुत सारा योगदान और श्रम है, तब चीजें होती। हम तो बीज डालने का काम करते हैं, 3 बार पानी देने का काम कर देते हैं, लेकिन वो बीज, हवा, पानी, मिट्टी, बहुत सारा मेहनत होता है उसमें, जिसके आधार पर वो अंकुर निकलता है। अंकुर निकलता है, वो तो 24/7 काम करता रहता है। हम तो जाके कभी एक बीज छिड़क आए हैं, 15 दिन बाद फिर कुछ कराते हैं, लेकिन वो बीज को, वो पौधे को, वो हवा, पानी, मिट्टी को देखिएगा, वो तो लगातार काम कर रहे होते हैं, एक क्षण के लिए भी रेस्ट नहीं है। तो उत्पादन जो श्रम पूर्वक देखते हैं ना, तो कार्य और उत्पादन की परिभाषा लिखी है। कार्य का मतलब है मानव द्वारा शेष प्रकृति, शेष प्रकृति का मतलब यही हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधा, पशु पक्षी, धातु, इस पर जो श्रम करते हैं उसको कार्य कहते हैं, और कार्य से जो वस्तु मिलती है उसको उत्पादन कहते हैं। मनुष्य जो बाकी प्रकृति के ऊपर करता है उसको कार्य कहते हैं, कार्य से जो वस्तु मिलती है उसको उत्पादन कहते हैं। जैसे खेती एक कार्य है, गेहूं उसका उत्पादन है, गौपालन एक कार्य है, दूध उसका उत्पादन है। ऐसे ही लकड़ी का काम कर रहे हैं, जो बढ़ई का काम है वो एक कार्य है, कुर्सी उत्पादन है, कुर्सी उत्पादन। मोबाइल की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो जो काम कर रहे हैं वो कार्य है, मोबाइल जो मिला वो उत्पादन है, उत्पादन है।
तो दो प्रश्न बहुत सरल बनता है, एक कि क्या उत्पादन करें, दूसरा कैसे करें। तो क्या उत्पादन करें का उत्तर यही है, शरीर को पुष्ट करने के लिए, पोषण के लिए, संरक्षण करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए और सामाजिक क्रियाकलापों के लिए जो आवश्यक वस्तु है उसका उत्पादन करते हैं। जैसे ये प्रोजेक्टर है, सामाजिक क्रियाकलाप के लिए जरूरी है, शिक्षा का काम कर रहे हैं तो प्रोजेक्टर की जरूरत है, पॉइंटर की जरूरत है। तो जो शरीर को पुष्ट करे, पोषण करे, जो शरीर का संरक्षण करे, जो शरीर का सदुपयोग करे और जो सामाजिक कामों में सहयोग दे, ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करने की जरूरत है। अभी हम बहुत सारी ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जो इनमें से किसी कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन लाभ होता है इसलिए किए जा रहे हैं। लाभ होता है हमको इसलिए किए जा रहे हैं। तो बताता हूं ना, जैसे सिगरेट का उत्पादन कर रहे हैं, अल्कोहल का उत्पादन कर रहे हैं, बहुत सारे ब्यूटी क्रीम का उत्पादन कर रहे हैं, वैसी ब्यूटी क्रीम जो स्वास्थ्य के लिए कई बार नुकसानदेह है, अच्छा होना तो छोड़िए, ठीक, नुकसानदेह है। तो उन वस्तुओं का उत्पादन हम किए जा रहे हैं, उसको बेचने के लिए भी करोड़ों रुपया एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि लौट करके पैसा बढ़ जाए, हमारा पैसे का लाभ हो जाए हमको, उस पर हमारा ध्यान चला गया है, वस्तु के लाभ से हट करके। तो शरीर के लिए पोषण, संरक्षण और सदुपयोग की वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं तब तो उत्पादन है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो उत्पादन समस्या है हमारे लिए, सहयोग नहीं है। उत्पादन जैसे मतलब मिसाइल बना रहा है, कोई टैंक बन रहा है, तो उत्पादन किस श्रेणी में आएगा? है तो उत्पादन, अगर हमसे पूछिएगा तो आप ही अपने से पूछिए कि ये टैंक और मिसाइल रोज समय के साथ बढ़ते रहे, ये चाहते हैं कि खत्म हो, ये चाहते हैं? सारे युद्ध का एक ही लक्ष्य है, शांति, कि नहीं? जी आता है ना, ये समझ में आता है कि सारे युद्ध का एक ही लक्ष्य है, शांति। पूछिए युद्ध क्यों कर रहे हैं? कहेंगे भविष्य में शांति बनी रहे, इसलिए आगे अशांति नहीं पैदा हो, इसलिए। तो लक्ष्य तो शांति है, ये पकड़ना जरूरी है। इसलिए मिसाइल जैसी चीजों को, टैंक जैसी चीजों को हम बना रहे हैं, मजबूरी मान के तो हम कर सकते हैं, बाध्यता मान के तो कर सकते हैं। आज के दिन हम आप फंस गए हैं, उलझ गए हैं, तो करना समझ में आता है, मजबूरी है, करना पड़ेगा। लेकिन दिनों दिन उसी में रचते बसते और डूबते जाएंगे, या धीरे धीरे हम सामूहिक रूप से उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, उसके उपायों को सोचने पर काम करेंगे। ये मुख्य बात है कि धीरे धीरे हम उसी टैंक में, उसी मिसाइल में रचते बसते और डूबते चले जाएंगे, या धीरे धीरे उसमें से हम सामूहिक रूप से बाहर कैसे निकल सकें, इसके उपाय को सोचने पर काम करेंगे। तो मजबूरी में किया गया उत्पादन तो हो सकता है, बाध्यतावश, जिससे बाहर निकलना है, ना कि उसी में डूबते रहना है। जाहिर है, ये कोई पूछने की बात है? तो दिख ही रहा है, यहाँ से लेके दुनिया तक, सामान्य आदमी से लेके वैज्ञानिक तक, सब इस बात पर हल्ला मचा रहा है कि समय कठिन होता जा रहा है दिनों दिन। आम आदमी से लेके बड़े बड़े रिसर्च करने वाले तक हर आदमी का एक ही नारा है कि दुनिया कठिन होती जा रही है दिनों दिन, वातावरण खराब होता जा रहा है दिनों दिन, आदमी का जीना दुभर होता जा रहा है दिनों दिन, कि नहीं? है ना?
लोग सामान्य रूप से यही मानते हैं कि उसका जिम्मेदार मानव है, हमको छोड़ के। जिम्मेदार तो है मानव, बस मैं नहीं हूँ। ऐसे ही देखेंगे कि कैसे उत्पादन करें, तो उसका उत्तर है कि पहला श्रम के साथ उत्पादन होता है। श्रम के बिना उत्पादन के जितने तरीकों को भी हम सोचते हैं वो जाने अनजाने दूसरों का शोषण होता है, लीगल हो कि इलीगल हो। श्रम के बिना उत्पादन के जितने तरीकों को भी हम सोचने जाते हैं, ज्यादातर समय वो उत्पादन नहीं हो करके दूसरे के पॉकेट से सामान निकाल के अपने पॉकेट में डालने की कोई कला होती है, कला होती है। और उसमें दूसरे को जितना पता नहीं चल सके, हम मानते हैं कि उतने अच्छे कलाकार हैं हम, कि आपके पॉकेट से निकल के हमारे पॉकेट में आ भी जाए और आपको पता भी नहीं चले। तो उत्पादन का एक तरीका, एक मुद्दा है श्रम पूर्वक करना। दूसरा है प्रकृति की आवर्तनशीलता का ध्यान रखना। आवर्तनशीलता का मतलब है प्रकृति में चीजें एक चक्रीय क्रम में होती ही रहती हैं, उसको आवर्तनशीलता कहते हैं। अगले स्लाइड में वो एक्सप्लेन किया हुआ है, तो उसको आराम से इसी स्लाइड में एक्सप्लेन कर देता हूं। नेक्स्ट स्लाइड पे आ जाएंगे तो आवर्तनशीलता उसमें एक्सप्लेन की हुई है, उसको अभी कर देता हूं। कौन सा स्लाइड नंबर है? 35, 35, 35। ये आपने लिखवाया? नहीं, मुझे नहीं पता। ये किसने लिखवाया? कोई मेरे साथ ये कौन लिखवाया? हैं? कौन? देख लेंगे 4 बजे, हमको नहीं पता। तो आवर्तनशीलता का मतलब क्या है उसको देखेंगे ना। तो ये दिखता है कि प्रकृति को सामान्य रूप से देखिए, जहाँ की मिट्टी पानी हवा अच्छी होती है वहाँ के पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं। जहाँ की मिट्टी पानी हवा अच्छी होती है वहाँ के पेड़ पौधे भी अच्छे होते हैं। पेड़ पौधे की पत्तियां जब सड़ती हैं, गलती हैं, वापस मिट्टी को पहले से बेहतर बनाती है, बेहतर बनाती है। पेड़ पौधे जहां होते हैं वहां जड़ों के द्वारा मिट्टी में पानी को रोक के रखने का काम करते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकने का काम करते हैं। जहां पेड़ पौधे अधिक हैं वहां बारिश की संभावना अधिक होती है। तो ये दिखता है कि मिट्टी पानी हवा पेड़ पौधों के लिए सहयोगी है। पेड़ पौधे वापस मिट्टी पानी हवा को बेहतर बनाते हैं। तो जहां पेड़ पौधे होंगे ना वहां की मिट्टी पानी हवा ज्यादा अच्छी हो पाएगी, बेहतर हो पाएगी, बेहतर हो पाएगी। ये दिखता है। पशु पक्षियों को इसमें शामिल करके देखेंगे तो दिखता है कि ये मिट्टी पानी हवा पशु पक्षियों के लिए भी सहयोगी है। पेड़ पौधों से भी पशु पक्षियों को भोजन आदि चीजें मिलती है। पेड़ पर रहने वाले जानवरों को रहने की जगह भी मिल जाती है, पक्षियों को, कुछ जानवरों को भी। उस पेड़ की जो नीचे कोटर होती है उसमें भी कई जानवर रह लेते हैं, तो भोजन की आवास की जरूरतें उससे पूरी होती हैं। पेड़ पौधों को के साथ जब पशु पक्षी पोस्ट होते हैं तो ये दिखता है कि पशु पक्षी भी लौट करके पेड़ पौधे और मिट्टी पानी हवा को बेहतर बनाते हैं। तो जो पौधा सर गल के 3 महीना में मिट्टी के लिए खाद बनता, ठीक है, जो पौधा सर गल के 3 महीना में मिट्टी के लिए खाद बनता, गाय उसको खा के जब गोबर करती है तो 15 दिन में मिट्टी में मिल जाता है। तो प्रक्रिया और फास्ट होती है, मिट्टी की क्वालिटी पहले से बेहतर होती है।
पेड़ पौधों के साथ जब पशु पक्षी होते हैं तो पेड़ पौधों की वैरायटी बेहतर हो पाती है, क्रॉस पोलिनेशन की क्रिया, पर परागण की क्रिया हो पाती है, उनकी गुणवत्ता बढ़ पाती है, उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पाते हैं और कई सारे रोगों के होने में कमी होती है पशु पक्षियों के मलमूत्र से, गंध से। आज भी प्राकृतिक खेती में हम इसमें से कई सारे पशु पक्षियों के मलमूत्र को दवा की तरह प्रयोग करते हैं। तो इनके मलमूत्र से, गंध से पेड़ पौधे की वृद्धि होती है, रोगों से रक्षा होती है। तो ये तीनों एक दूसरे के लिए पूरक हैं, सहयोगी हैं। किसी भी फॉरेस्ट में देखें, किसी भी जंगल में देखें जहां आदमी अभी तक नहीं गया हो या कम जाता हो, ये तीनों अवस्था एक दूसरे के लिए अच्छी दिखाई देगी। ये तीनों मिलकर के आदमी के लिए भी पूरक है। आदमी को भी, मानव को भी होने के लिए मिट्टी, पानी, हवा चाहिए। पेड़ पौधों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं, पशु पक्षियों से बहुत सारी चीजें मिलती हैं। तो मानव के होने में ये बाकी तीनों का, पदार्थ अवस्था का, प्राण अवस्था का, जीव अवस्था का बहुत सारा सहयोग है, सहयोग है। आदमी से भी पूछेंगे तो दिखता है कि आदमी चाहता तो है इन सब के साथ पूरक होना ही। आप अपने से भी पूछ के देखें कि हमको क्या सहज रूप में स्वीकार होता है, इन तीनों अवस्थाओं के लिए पूरक होना या इन तीनों अवस्थाओं का शोषण करना। उत्तर साफ है, पूरक होना। व्यवहारिक दृष्टि से भी ये बात समझ में आती है कि ये तीनों अवस्थाओं के ये पूरक होंगे तब वो लौट करके हमको सहयोगी हो पाएंगे, या ये तीनों अवस्थाओं का खून पी जाएंगे तब वो लौट के हमारे लिए सहयोगी होंगे। जिससे सहयोग मिल रहा है उसको रहने देंगे तब तो कुछ मिलेगा, उसी को खा जाएंगे मार के तो मिलना क्या है जी, मिलना क्या है। गलती मानव से इतनी ही होती है कि समझ के अभाव में मानव, ठीक समझ के अभाव में मानव अपने सुखी समृद्ध होने के सही तरीके को, बेहतर तरीके को समझने के अभाव में मानव इन तीनों अवस्थाओं का और दूसरे मनुष्यों का भी जाने अनजाने शोषण कर डालता है। जब उसको अपने सुखी समृद्ध होने का बेहतर उपाय नहीं दिखता है, बेहतर तरीका नहीं दिखता है, तो समझ के अभाव में वो दूसरे मनुष्यों का भी, बाकी प्रकृति का भी शोषण कर डालता है, एक्सप्लॉयटेशन कर डालता है। तो इसलिए इस प्रकृति के इस चार्ट में भी देखेंगे ना, तो करने का काम यहाँ आदमी की जगह पर है कि आदमी इन तीनों अवस्थाओं के लिए जो पूरक नहीं है और पूरक होना ही चाहता है, समझ करके पूरक हो भी जाए। चाहना तो अभी भी है पूरक होने की, समझ के अभाव में नहीं हो पा रहा है, तो समझ करके इनके लिए पूरक हो जाए तो पूरा साइकिल ठीक हो सकता है। तो आवर्तनशीलता का मतलब है एक से दूसरे में बदलते रहना, एक से दूसरे के लिए सहयोगी होना और क्रम से सबका समृद्ध होना, सबका बेहतर होना। ऐसा नहीं होता है कि पेड़ पौधा होने से मिट्टी कम हो गई, बेकार हो गई। ऐसा नहीं होता है कि पशु पक्षी होने से सारे पेड़ पौधे खा गए और जंगल में पेड़ पौधा ही नहीं बचा, बल्कि ये दिखता है कि उन्हीं का प्रयोग करके वापस उन्हीं को और पुष्ट करने का काम करता है। तो पेड़ पौधे उसी मिट्टी, पानी, हवा को लेके बड़े होते हैं और लौट करके उसको ज्यादा बेहतर बनाने का काम करते हैं, ज्यादा बेहतर बनाने का काम करते हैं। पशु पक्षी इसी हवा, पानी, मिट्टी, पेड़ पौधे से अपना आहार और बाकी चीजें ले करके वापस उनको ज्यादा बेहतर बनाने का काम करते हैं। ये तीनों आदमी के लिए पूरक है। आदमी भी समझदारी पूर्वक जिए ना,
तो इन तीनों के लिए बहुत ज्यादा सहयोगी और पूरक हो सकता है। दुर्भाग्य यह है कि समझ के अभाव में ना आदमी ये सब जगह समस्या पैदा करता रहता है। अच्छा, जहां भी समस्या इसमें से पैदा करिए, लौट के जो उसकी पूरकता हमको मिल रही थी वो मिलनी बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हवा पानी मिट्टी को प्रदूषित करने से समस्या हवा पानी मिट्टी को नहीं है, समस्या आदमी को है, आदमी को है। धरती पे पेड़ पौधे कम हो रहे हैं तो समस्या सबसे पहले आदमी को झेलनी पड़ती है। तो हम अपनी ये बताते नहीं है, समस्या तो इनको भी है, बहुत सारे पक्षी नष्ट हो गए है ना। पशु पक्षी और पेड़ पौधों पर तो वो बात सही है, पर ये पदार्थ अवस्था में देखेंगे ना तो कुछ ज्यादा बिगाड़ नहीं होता है। होता है वहां भी, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, बट वो महसूस नहीं करते हैं उसको। पानी के प्रदूषित होने से पानी को समस्या नहीं है, पशु पक्षी को तो है, पशु पक्षी को तो है, पानी को नहीं है। तो लौट करके अगर इनको संतुलित हम नहीं रखते हैं ना तो लौट करके उसका नुकसान भी हम ही को झेलना पड़ता है, हम ही भुगतते हैं, हम ही भुगतते हैं। तो उत्पादन का तरीका ऐसा होने की जरूरत है कि मानव की अपनी जरूरतें भी पूरी हो सके और प्रकृति भी पहले से बेहतर होती जाए समय के साथ, समय के साथ। और मानव समझ के इसको कर सकता है, मानव की क्षमता उतनी अधिक है। एक हाथी को देखेंगे, क्विंटल भर खाता है, ठीक है, प्रकृति को सहयोग करने के नाम पर लीड करता है जो मिट्टी को अच्छा कर देती है। हाथी जिंदगी में एक पौधा नहीं लगा सकता, आदमी ही साल में भी एक लगाए तो 100 लगा देगा, जन्म भर में 70 लगा देगा, 80 लगा देगा। लोग ऐसे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 लाख 20 लाख 25 लाख पेड़ लगा दिए, हाथी नहीं लगा सकता। इनडायरेक्ट लगाता तो वही इनडायरेक्ट में भी देखिएगा तो 10-5 हो जाता होगा, 20-25 हो जाता होगा। आदमी की क्षमता उससे कई गुना अधिक है, ये पहचानना जरूरी है। तो हाथी सहयोगी नहीं है उनके लिए, ये नहीं कह रहा हूं। आदमी की क्षमता को देखने जाएंगे तो हाथी कुत्ते बंदर बिल्ली से कई गुना अधिक है, कई गुना अधिक है। आदमी प्रकृति के नियमों को समझ करके बहुत अच्छे से काम कर सकता है। आपके यहाँ का कोई अच्छा बीज हो, उसको बिहार में हमारे बेगूसराय तक पहुंचना हो ना तो 150 साल में आंधी तूफान से पहुंचेगा, ठीक है। कोई कुत्ता बिल्ली के थ्रू जाना हो तो पता नहीं कितने साल में पहुंचेगा। लेकिन समझ के साथ मानव चाहे तो आज ट्रेन में डाले, कल हमारे यहाँ बुआई हो जाएगी, परसों से फसल मिलेगी। तो मानव की क्षमता बहुत अधिक है बाकी प्रकृति के जीवों की तुलना में। इसीलिए उस क्षमता का सदुपयोग करेगा तो प्रकृति में संतुलन को उतना ज्यादा ठीक ढंग से कर पाएगा, उतना ज्यादा प्रभावी ढंग से करेगा। और उसी को उल्टा करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो उतना ज्यादा बड़ा समस्या का कारण बन जाएगा। तो जितनी समस्या बाकी सब मिल के नहीं पैदा कर सकते हैं, अगर पैदा करना चाहे तो भी आदमी वो सब पे भारी पड़ेगा। और चूंकि मनुष्य ने अपनी आवश्यकता को पहचानने का काम नहीं किया है, वो आवश्यकता सम्मान से, पहचान से, संवेदना से, सुखी होने से, सुविधा संग्रह करके सम्मान और पहचान पाने से जुड़ गया है, तो अभावग्रस्त हो गया आदमी। अभावग्रस्त होगा तो दूसरों को एक्सप्लॉइट करने की सोचेगा ही। तो इस प्रकृति में चींटी को अभाव नहीं है जो इतना खाती है, हाथी को अभाव नहीं है जो क्विंटलों में खाता है, ये आदमी को अभाव हो गया है जो किलो 2 किलो में खाता है। ग्राम वालों को भी तकलीफ नहीं है, क्विंटल वालों को भी तकलीफ नहीं है, ये आदमी जो किलो 2 किलो खाता है उसको तकलीफ हो गई है सारी। जिसका शरीर का काम करने का क्षमता बाकी सारे जानवर से बेहतर है, बेहतर। जिसकी आवश्यकता बहुत सारे जानवरों से कम है, क्षमता कई गुना बेहतर है, वो आदमी अभावग्रस्त हो गया है।
समझ के अभाव में यही तकलीफ होती है, यही तकलीफ होती है जहां मानव जाति उलझ गई है। फिर लगता है अभाव है। सुविधा को सुख से जोड़ देंगे, संवेदना से सुखी होने का प्रयास करेंगे, सम्मान से सामान को जोड़ देंगे, पूरी धरती मिल जाए तब भी अभाव रहेगा, अभाव रहेगा। और इतनी छोटी छोटी चीजों में आदमी उलझ गया है, जमीन का 2 इंच दूसरे का दबा ले, उसी में पूरा जिंदगी गुजर जाता है जी। पड़ोसी से थोड़ा बढ़िया कार खरीद के 2 बार हॉर्न बजा के दिखा दो उसको, उसी में जिंदगी गुजर जाती है। ये पूरे ब्रह्मांड को देखने जाए ना तो देखता है कि उसमें पूरी धरती भी जो है एक बिंदु बराबर भी नहीं है। इतने बड़े ब्रह्मांड को देखते हैं ना, इतने बड़े अस्तित्व को देखते हैं तो धरती एक बिंदु बराबर भी नहीं होगा उसमें। हम उसी में 2 इंच जमीन जोत लें, 2 बीघा के मालिक बन जाएं, ठीक है, 2 घर बना लें, 1 मकान बना लें, 4 लोगों पर इंप्रेशन जमा लें, उसी में जिंदगी खप जाती है। समझ के अभाव में हम ऐसे उलझ गए, उलझ गए। तो उत्पादन पर कोई भी बात करनी हो तो बताइए, एक बार कर देता हूं, या एक काम करता हूं कि विनिमय को बात करके ही रुकता हूं। ये जो अगला आयाम है विनिमय कोष ना, ये इसलिए है कि जिन सुविधाओं का हम सीधा उत्पादन नहीं कर पाते हैं उसका आदान प्रदान एक दूसरे के साथ कर सके, म्यूचुअल एक्सचेंज एक दूसरे के साथ कर सके। अगली स्लाइड है, म्यूचुअल एक्सचेंज उसका एक दूसरे के साथ कर सके। वापस रुक के ये पूछने की जरूरत है कि विनिमय और कोष का लक्ष्य क्या है। हर मानव को जो जरूरी सुविधा है वो सुगमता से, आसानी से सब जगह उपलब्ध हो जाए, ये लक्ष्य है, या हमारा पैसा बढ़े, लाभ कमाए, मुनाफा कमाए, ये लक्ष्य है। वही अब आज के दिन तो बहुत बार दिखता है कि लाभ कमाना लक्ष्य हो गया है। इसीलिए कई बार सुविधाओं को इकट्ठा करके हम बाजार में उसकी कमी पैदा करते हैं, और जब कमी हो जाए, उसकी कीमत बढ़ जाए तो धीरे धीरे उसको निकाल करके बेचते हैं। जमाखोरी या मुनाफाखोरी उसी को कहते हैं। तो जब हम उसका लक्ष्य से ही भटक जाते हैं ना, तो कितना भी मन लगा के काम करेंगे, एक दूसरे को सहयोग होने के बदले समस्या होना शुरू हो जाता है। तो विनिमय को अगर हम एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में करेंगे तो सहयोग है। विनिमय को अगर लाभ उन्माद के अर्थ में करेंगे, मद कहते हैं नशा को, तो नशा जब सिर के ऊपर चढ़ जाए तो उसको उन्माद कहते हैं। तो लाभ का नशा जब चढ़ जाता है सिर के ऊपर ना, तो हम कम से कम दे के अधिक से अधिक ले लेना चाहते हैं। कितना कम से कम देना पड़े और कितना अधिक से अधिक समेट के ले आए, उस लाभ की मानसिकता में हम फंस गए हैं। तो विनिमय में जाने से भी डर लगता है। बाजार में सामान खरीदने जाइए आज के दिन, बहुत बार भय होता है उस धोखे का, तरह की मिलावटखोरी की चीजें हो रही हैं इस विनिमय में। ऐसे ही कोष का मतलब है हम सबके प्रयोग करने के बाद, उपयोग करने के बाद जो शेष वस्तु बच गई है वो आगे भी उपयोग के लिए उपलब्ध रहे, प्रयोग के लिए उपलब्ध रहे, उसके लिए उसको इकट्ठा करने को, संचय करने को कोष के रूप में पहचाना है। ये भी एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में होने की जरूरत है, न कि लाभ उन्माद के लिए। तो विनिमय और कोष का लक्ष्य लाभ उन्माद नहीं है। अधिक से अधिक लाभ कमा लेना, अधिक से अधिक पैसा कमा लेना, इसको अगर लक्ष्य बनाएंगे तो समाज को समस्या होगी। अगर इसको एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में पहचानते हैं, सहयोग के अर्थ में पहचानते हैं कि हर सुविधा हर जगह हमको सुगमता से उपलब्ध हो जाए। विनिमय का फायदा यह है कि आप यहाँ से दिल्ली चले जाते हैं, आपको वहाँ खाना मिल जाता है,
अगर विनिमय का सिस्टम प्रॉपर नहीं हो तो गेहूं बांध के ले जाना पड़ेगा कि नहीं। विनिमय की इस व्यवस्था का फायदा यह है कि हम ट्रेन से आराम से चले जाते हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हमको 5 किलो गेहूं ले जाना पड़ता ट्रेन पे चढ़ने के पहले, और अगला कहता हमको गेहूं का जरूरत नहीं है, मत दो हमको। विनिमय की एक व्यवस्थित प्रक्रिया हम बना पाए हैं तो सबकी सुविधा की जरूरतें सुगमता से पूरी हो सकती हैं। सदुपयोग के अर्थ में देखेंगे, एक दूसरे की पूरकता के अर्थ में देखेंगे तो ये विनिमय कोष का महत्व है। अब लौट के आराम से देखिए इस बात को कि ये 5 कार्य अगर हम सुगमता से करते हैं, शिक्षा संस्कार का, न्याय सुरक्षा का, स्वास्थ्य संयम का, उत्पादन कार्य का, विनिमय कोष का, तो ये 5 लक्ष्य मानव के पूरे होते हैं कि नहीं। और ऐसी व्यवस्था की जरूरत सिर्फ परिवार में है, परिवार समूह में है, हमारे गांव में या शहर में ही है, या राज्य, राष्ट्र और धरती तक सब जगह इसकी जरूरत दिखाई देती है। ऐसी मानवीय व्यवस्था की जरूरत सिर्फ हमारे परिवार में, हमारे गांव, मोहल्ले और शहर में ही है, या पूरे धरती की जरूरत दिखाई देती है? पूरी धरती की जरूरत दिखाई देती है। तो परिवार से शुरू करके विश्व परिवार तक ये व्यवस्था सुनिश्चित हो सके, इसके लिए प्रयास करने की जरूरत दिखाई देती है। हमारा परिवार भी व्यवस्थित होकर जी सके, फिर ग्राम हो सके, ग्राम समूह हो सके, राज्य हो सके, राष्ट्र हो सके, अंततोगत्वा पूरी धरती पर ये मानवीय व्यवस्था स्थापित हो सके, इसके लिए प्रयास करने की, पुरुषार्थ करने की जरूरत दिखाई देती है। विनिमय अगर बिगड़ जाए या सही तरह से मैनेज न किया जाए तो बाकी के भी बिगड़ने लग जाएंगे। वो तो कहीं भी है, उत्पादन भी ठीक से नहीं करें बिगड़ेगा ही। ऐसे ही उत्पादन भी ठीक से नहीं करेंगे तो विनिमय के लिए मिलेगा कहाँ से कुछ। शिक्षा संस्कार ठीक नहीं करेंगे तो उत्पादन की मानसिकता ही नहीं होती है। मानसिकता ये होती है कि कुछ नहीं करना पड़े और घर में आता रहे। बिल्कुल बिल्कुल, योजना ये 5 की ठीक ठीक बनानी पड़ेगी, 5 की। और विनिमय के लिए पूछेंगे ना तो मौलिक सिद्धांत यह है कि किसी कार्य को करने में जितना श्रम हमारा लगता है उतने श्रम की वस्तु हमको मिल सके। मैं जो वस्तु आपको दे रहा हूं उत्पादन करके, उसको उत्पादन करने में जितना श्रम हमारा लगा लगभग उतने श्रम की वस्तु हमको बदले में मिल सके। उससे कम का मिलेगा तो हमारा शोषण है, उससे अधिक कर लेंगे तो हम दूसरे का शोषण कर रहे हैं। ये बात समझ में आती कि हमने जिस वस्तु का भी उत्पादन किया उसमें जितना श्रम हमारा लगा है, अगर उससे कम श्रम की वस्तु हमको बदले में मिल रही है तो मेरा श्रम का शोषण हो रहा है। और अगर उससे ज्यादा श्रम वाली वस्तु ले रहे हैं हम तो आपके श्रम का शोषण कर डाल रहे हैं। कैलकुलेशन कौन करेगा? हम और आप मिलके आराम से कर सकते हैं। जी सॉरी, सही बात है। क्या चीज? बाकी के तो अपना श्रम गिन लेते हैं, सवेरे से शाम तक मैंने इतने घंटे काम किया, मेरा इतना हो गया। देखिए, अगर आराम से हिसाब लगाने जाए ना तो शांति से इसका भी हिसाब लग ही सकता है कि गेहूं के उत्पादन में कितना श्रम लगता है, चना के उत्पादन में कितना श्रम लगता है, चावल के उत्पादन में कितना श्रम लगता है। हिसाब लगाने जाएंगे तो लग ही सकता है, क्यों नहीं लगेगा।
अगर कुर्सी बनाने के श्रम का हिसाब लग रहा है तो उसका भी लग ही सकता है। रही बात जो दीदी कह रही है कि भाई जो विनिमय में लगा है कुछ तो प्रॉफिट लेगा, जब हम खुद वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं ना, एक जगह से ले रहे हैं और दूसरी जगह से दे रहे हैं, तब वो प्रश्न बनता है। क्योंकि अगर हम भी उत्पादन कर रहे हैं, आप भी उत्पादन कर रहे हैं, तो विनिमय के दौरान दोनों का उत्पादन किया हुआ है। अगर वैसी स्थिति भी हो जहां हम खुद उत्पादन नहीं कर रहे हैं, एक जगह से लेके दूसरी जगह देने का काम कर रहे हैं, वहां भी हमारा रिटर्न हमारे श्रम के हिसाब से बन जाएगा। यही तो होगा कि भाई जो मेरा श्रम लग रहा है, एक आदमी अपना श्रम 100 रुपया मानता है, दूसरा आदमी अपना श्रम 1000 रुपया मानता है। आप अपने मन से कुछ भी मान रहे हैं, श्रम तो श्रम है। ठीक 60 रुपया 50 रुपया किलो बिकती है कपड़ा, जो 6000 रुपया किलो है ना। तो समाज की जो ये समस्या है, इसीलिए तो इतना हल्ला होता है कि हमारा शोषण हो रहा है, इसीलिए तो इतने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, इसीलिए तो आंदोलन हो रहे हैं, इसीलिए तो आदमी खिन्न और दुखी है। जैसा है समाज उसका हालत तो देख ही रहे हैं हम लोग कि क्या हो रहा है, वो तो देख ही रहे हैं। नहीं पहले नहीं है, ये बात वाला स्लाइड है। हम क्रम से चल रहे हैं, जहां आप हैं उसका अगला है ये। पीछे मत जाइए, पीछे मत जाइए, जहां आप हैं उसका अगला है। पीछे कभी भी जाना होगा तो मैं खुद बता दूंगा। ये अगला है। थोड़ा अंतर है दोनों स्लाइड में। तो हमारी भागीदारी में जो हमारा श्रम लग रहा है, रिटर्न के रूप में हमारा श्रम भी काउंट कर ले, उस वस्तु में हमारे श्रम को भी ऐड कर दे। और ये तो देखिए, हम में से हर आदमी ने मान लिया है कि हम जो कर रहे हैं वो महत्वपूर्ण है, दूसरा जो कर रहा है वो बेकार है। ऐसे डिजाइन से जितना भी सोचेंगे तकलीफ ही मिलेगी, और क्या मिलने वाला है। बालू से तेल निकालने का कितना भी कोशिश करेंगे ना, मन खराब होगा और मशीन खराब होगा, ये पहचानना जरूरी है। तो जबरदस्ती करके दूसरों को कितना भी एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे, न दूसरा सुखी होता है न हम तृप्त होते हैं। और ध्यान से देखेंगे ना तो अपनी कीमत इतनी अधिक बताने की जरूरत इसलिए पड़ जाती है कि हमको अपने सुविधा की आवश्यकता का पता नहीं है। क्या चाहिए हमको सुविधा के रूप में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, उसका पता नहीं है। इसीलिए लगता है कि हम जो कर रहे हैं उसके रिटर्न में बहुत मिले हमको। सुविधा को, जो सामान को सम्मान से जोड़ दिया है हमने, पहचान से जोड़ दिया है, दिखावे से जोड़ दिया है, अलग अलग तरह की संवेदना की वैरायटी पा करके जो हम सुखी होने का कोशिश कर रहे हैं, वो मानसिकता है जो हमारी सुविधा की आवश्यकता को बढ़ाती चली जाती है। और जितना सुविधा का आवश्यकता बढ़ता चला जाता है, वो अगर अपने उत्पादन से नहीं पूरा होगा तो कोई ना कोई दूसरों के शोषण का डिजाइन ही हम बनाएंगे, और क्या करेंगे। तो समस्या इस जगह पर खड़ी है कि समझ के अभाव में आदमी अपनी सुविधा की आवश्यकता को नहीं पहचान रहा है। और वो नहीं पहचानने के पीछे दो बड़ा कारण है। एक है सामान और सुविधा को स्टेटस सिंबल बना देना, सम्मान और पहचान का मुद्दा बना देना, दूसरे से अधिक होने का मानसिकता बना देना। एक कारण ये है। दूसरा कारण है ये अलग अलग सुविधा से मिलने वाली संवेदनाओं की वैरायटी को बढ़ा करके, उसको भोग करके जो हम सुखी होना चाहते हैं, वो भी हमारी सुविधा की जरूरत को बढ़ाता चला जाता है। तो संवेदना में सुख ढूंढना, संवेदना का भोग करके सुख ढूंढना, और सामान इकट्ठा करके सम्मान पाने का, पहचान पाने का कोशिश करना, ये दो मौलिक रोग है जिसको अगर ठीक करने का काम नहीं करेंगे तो आगे ये चीजें नहीं ठीक हो सकती, नहीं ठीक हो सकती।
फिर कोई ना कोई तरीका अगला निकाल ही लेता है। तो कहते हैं एक राजा का कोई होगा काम करने वाला व्यक्ति, भ्रष्टाचारी होगा। राजा ईमानदार था, उसने सोचा क्या करें इसका, अब सरकारी नौकरी में किसी को ले लिए हैं तो निकालना इतना आसान तो होता नहीं है। तो राजा ने उसको कहा तुम जाओ समुद्र किनारे, लहर गिनना दिन भर में कितना आया, शाम को नोट करके हमको पहुंचा देना। तो वह बिजी रहेगा अपना उधर, ठीक है, भ्रष्टाचार का जगह नहीं मिलेगा उसको। तो गया वहां, 2-3 दिन तक अपना लहर गिना, रिकॉर्ड दिया, फिर बैठे बैठे वहां सोचना शुरू किया कि क्या किया जा सकता है वहां, ठीक है। उतनी देर में उसको दिखा कि दूर से एक जहाज गुजर रहा था समुद्र में, ठीक है। इसने यहाँ से जोर से सीटी मारी, ठीक है। उसने पूछा क्या हुआ, कहा ठहरो। कहा क्या हो गया, तो कहा राजा का ऑर्डर है, यहाँ देखो कि हमको लहर गिनना है कि कितनी लहर आई है, तुम बीच से गुजरोगे तो लहर टूटेगा कि नहीं टूटेगा, ठीक है। तो कैसे गिनती होगी, राजा की आज्ञा का उल्लंघन होगा कि नहीं, कहा होगा। कहा खड़े रहोगे। 2 दिन तक खड़ा रहा बेचारा। तीसरे दिन आके पूछा कि भाई ये लहर तो आती रहेगी और आप गिनते रहेंगे, तो अब उपाय क्या है जाने का। कहा उपाय एकदम सिंपल है, बगल में इतना पैसा रखो और जाओ। तो आदमी को अगर अपनी जरूरतों का पता नहीं चला है तो कोई ना कोई तरीका वो निकाल ही लेगा, जहां भी रहेगा वहां पर दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का, शोषण करने का। निकाल ही लेते निकाल ही रहे हैं। हर कानून को तोड़ने का निकाल ही लेते, कानून बनता है, तैयार हो जाता है। बाकी तो सब अपने अपने सामान की कीमत लगाते हैं, इस गरीब को कोई अपने सामान की कीमत नहीं लगा देते। ऐसा ही है जी। विकास का क्या परिभाषा होगी, की कीमत नहीं सरकार लगाएगी, सरकार देखिए सभी तरह के विकास का मतलब हमारी सुविधाओं की गुणवत्ता दिनों दिन बढ़े, अगली पीढ़ी को और सुगमता से वो सुविधाएं उपलब्ध हो सकें, ये विकास की परिभाषा होगी। या पैसा बढ़ता चला जाए, जीडीपी बढ़ता चला जाए, न हवा बचे, न पानी बचे, न मिट्टी बचे, न पेड़ पौधा बचे, न खाने पीने का शुद्ध चीज बचे और पैसा बढ़ता चला जाए, इसको विकास कहेंगे क्या? तो बचपन में मिराज की कहानी पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते होंगे कि एक राजा था जिसको कहीं से इसी जो पैसे की हविस होती है, तो उस हविस में उसने प्रार्थना करी होगी, कहीं से उसको वरदान मिल गया कि जिस चीज को छुओगे वही सोना बन जाएगा। तो बड़ा खुश हुआ, घूम घूम करके घर का दीवार खिड़की सब छू के अपना सोने का महल बना लिया, सड़क बिजली जो था इंतजाम सब सोने के हो गए। तो यहाँ तक तो बात ठीक थी। थोड़ी देर बाद उसको भूख लगी, खाना खाने का नंबर आया तो थाली पकड़ा, वो सोने की हो गई, ठीक है। वो कौर उठाया ऐसा, वो सोने का हो गया। अब खाई क्या, पानी उठाए वो सोने का हो गया, ठीक है। थोड़ी देर में उसकी बिटिया आई दौड़ती हुई, उसको ऐसा गोद में लेता है, वो सोने की हो जाती। तो ये दिखना जरूरी है कि जिंदगी के तृप्ति पूर्वक जीने के लिए ये सोना चाहिए कि कुछ और भी चाहिए। उसको तो फिर भी कहानी के अंत में अकल आ गई, उसने माफी मांग लिया और सब ठीक हो गया। आदमी को अकल आना जरूरी जरूरी। तो पैसा ना कमाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, सुविधा ना बढ़ाए मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं 2 सिंपल बात कह रहा हूँ। एक ये कि सुविधा की क्वालिटी को बनाए रखते हुए पैसा पे काम करेंगे, या पैसा बढ़ाएंगे और सुविधा खराब कर देंगे। और दूसरा ये कि अल्टीमेटली ये सुविधाएं समय के साथ बढ़े, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे प्रयोग की वस्तुएं ठीक से ठीक होती चली जाएं, ये हम चाहेंगे, या वस्तुएं तो खराब होती चली जाएं, धरती जीने लायक नहीं बचे, पैसा बैंक के अकाउंट में बढ़ता जाए, ये तो रुक के सोचना ही पड़ेगा ना। आज तो यही हो रहा है, पर्यावरण बिगड़ रहा है, आदमी आदमी का संबंध भी बिगड़ ही रहा है, बिगड़ ही रहा है।
और मजे की बात यह है कि जो शुरू में कह रहा था ना, पिछले 20-25 सालों में देखेंगे तो सुविधाएं हर घर में बढ़ी हैं, ज्यादातर घरों में बढ़ी हैं। आदमी का तृप्ति नहीं बढ़ा है, आदमी का संतुष्टि नहीं बढ़ा है, ठीक है, संबंध भी घटा है और सुविधा की भूख भी कम नहीं हुई है। सुविधा की भूख भी कम नहीं हुई है। बढ़िया विचार किया गया इस पर। ये तो विचार करने के लिए है। जो कोर बात लिखी है समेट के लिए कि व्यवस्था ठीक हो सके उसका आधार समझदार और जिम्मेदार मानव है। व्यवस्था अगर ठीक हो सकती है, हम अगर चाहते हैं कि व्यवस्था ठीक हो, तो पहले हमको खुद समझदार और जिम्मेदार होने की जरूरत है। बस एक एक स्लाइड बढ़ाते जाइए। व्यवस्था अगर ठीक हो ये हम चाहते हैं तो हमको खुद समझदार जिम्मेदार बनने की जरूरत है। जितने ज्यादा मानव समझदार और जिम्मेदार होंगे व्यवस्था उतनी ठीक हो सकती है।